दोस्तों, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री एक ऐसी जगह है जिसका पार्ट हर कोई बनना चाहता है, क्योंकि यहाँ फेम है जिसके साथ वेल्थ भी आती है। लेकिन इसकी एक सच्चाई ये भी है कि यहाँ सच और झूठ में फर्क करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जरूरी नहीं कि जिस इंसान को हम अपनी स्क्रीन पर हंसते हुए देख रहे हैं वो अपनी असल जिंदगी में भी उतना ही खुश हो। और आज हम इस इंडस्ट्री से जुड़े एक ऐसे ही केस के बारे में बात करेंगे जिसकी स्टोरी सच में काफी ट्रैजिक है। तो आज हम बात करेंगे फिल हार्टमैन की। 24 सितंबर 1948 कनाडा के ओंटारियो शहर में फिलिप एडवर्ड हार्टमैन का जन्म हुआ। बचपन से ही फिल लोगों को एंटरटेन करने और उन्हें हंसाने में काफी अच्छे थे, जिस वजह से उन्हें शुरुआत से ही लोगों से काफी अटेंशन मिलता था। आगे जब फिल 10 साल के हुए तो उनकी फैमिली यूनाइटेड स्टेट्स में शिफ्ट हो गई, जहां भी वे अपने स्कूल में काफी पॉपुलर थे अपने एंटरटेनिंग पर्सनालिटी की वजह से। अपना स्कूल खत्म करने के बाद फिल ने कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, जहां उन्होंने ग्राफिक डिजाइन और पब्लिक स्पीकिंग कोर्स किया। अपने कॉलेज के साथ साथ फिल को आउटडोर टाइम बिताना काफी पसंद था, जिसमें वो ज्यादातर फिशिंग या सर्फिंग करते थे। और वो अपने काम में इतने क्रिएटिव थे कि उन्होंने कुछ बैंड्स के लिए उनके एल्बम कवर्स को भी डिजाइन किया, जिस वजह से ही 1960s में उन्होंने बहुत से आर्टिस्ट्स और बैंड्स के साथ टाइम बिताया। 1970s की शुरुआत में वे अपनी पहली वाइफ ग्रेचन लुइस से मिले, जिससे उन्होंने शादी की, पर 2 साल बाद ही उनका डिवोर्स हो गया। यहां आर्टिस्ट के एल्बम कवर्स बनाने के साथ साथ फिल ने इम्प्रोवाइजेशन क्लासेस लेना भी शुरू कर दिया, और यहां वे द ग्राउंडलिंग्स नाम के एक इम्प्रोव ग्रुप को भी देखा करते थे, जिसमें बहुत से नए आर्टिस्ट आकर कॉमेडी स्केचेस परफॉर्म किया करते थे। और 1975 में जब इस ग्रुप ने नए आर्टिस्ट को ग्रुप में शामिल करने के लिए ऑडिशन रखे, तो फिल ने भी इसका ऑडिशन दिया और वो सिलेक्ट हो गए, जिसके बाद ही उन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि वे अब कॉमेडी या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में ही अपना करियर बनाएंगे। यहाँ इस ग्रुप में फिल बहुत से टैलेंटेड आर्टिस्ट से मिले जो आगे चलकर हॉलीवुड के बड़े स्टार बने, जैसे विल फेरेल, जिमी फैलन और लिसा कुड्रो, जिसको तुमने फ्रेंड्स में देखा होगा। और इन्हीं आर्टिस्ट में से एक थे पॉल रूबिन्स, जिन्होंने फिल के साथ मिलकर बहुत से कॉमेडी स्केचेस लिखे और उन पर एक्ट किया। इससे उन दोनों को ही कॉमेडी जॉनर में काफी फेम मिला। उन्होंने यहाँ पीवी हरमन नाम के एक कैरेक्टर को भी बनाया, जो कि आगे चलकर पॉप कल्चर का एक बहुत बड़ा पार्ट बना। और कुछ साल साथ में काम करने के बाद दोनों ही अलग हो गए आगे और अपॉर्चुनिटीज देखने के लिए। कुछ महीने बाद ही फिल का करियर टेक ऑफ कर गया, जहां उन्हें बहुत से टीवी प्रोग्राम्स और कमर्शियल्स में काम मिलने लगा। इसी दौरान उन्हें उनकी सेकंड वाइफ लिसा जार्विस मिली, लेकिन आगे चलकर 1985 में उनका डिवोर्स हो गया। 1986 इस साल फिल का करियर अलग ही हाइट्स पर चला गया, जब लोगों ने उन्हें SNL सैटरडे नाइट लाइव के लिए ऑडिशन देने के लिए कहा, जो कि एक बहुत बड़ा टेलीविजन शो है यूएस में, जिसने टीवी पर कॉमेडी के जॉनर को बदल कर रख दिया था, और ये आज भी उतना ही पॉपुलर है। इस शो के लिए फिल ने ऑडिशन दिया तो वे इजीली इसमें सेलेक्ट भी हो गए, जिसके बाद इस शो पर किए गए उनके कॉमेडी स्किट्स और इम्प्रेशंस काफी पॉपुलर हुए और बाद में आइकॉनिक बन गए। वे फैन फेवरेट थे और लोगों से उन्हें खूब प्यार मिला, और अपने काम के ही चलते उन्होंने आगे चलकर एमी अवार्ड भी जीता। यहाँ फिल अपने साथ साथ पूरी कास्ट और खासकर न्यूकमर्स को स्क्रीन पर शाइन करने का पूरा मौका देते थे, इसलिए शो के सभी परफॉर्मर्स उन्हें ग्लू कहकर बुलाते थे। इसके 2 साल बाद ही 1987 में फिल अपनी थर्ड वाइफ ब्रिन ओमदाहल से मिले, जिसका ओरिजिनल नेम विक्की जो ओमदाहल था, जो कि एक एस्पायरिंग मॉडल थी और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अपना लक आजमाने लॉस एंजलिस आई थी, और यही आकर उसने अपना नाम चेंज किया। ब्रिन एक काफी स्टनिंग और फनी लेडी थी, और फिल के साथ उसकी केमिस्ट्री इतनी अच्छी थी कि हॉलीवुड में उन्हें एक पावर कपल की तरह देखा जाता था। लेकिन चीजें जैसी बाहर से दिखती थीं वैसी थी नहीं। दरअसल यहाँ फिल से मिलने से पहले ब्रिन ने अपना काफी टाइम रिहैब में बिताया था, और वो भी कोकेन अब्यूज के लिए। पर वहां जाने के बाद भी वो इससे रिकवर नहीं हो पाई थी, जिस वजह से फिल और उसके रिलेशनशिप में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आने लगी, जिसके बारे में उनके दोस्त बताते हैं कि फिल और ब्रिन एक दूसरे की केयर तो करते थे, लेकिन कभी कभी वो काफी वायलेंट हो जाते थे। 1988 इस साल फिल और ब्रिन ने अपने पहले बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने शॉन रखा। ये बात जब फिल की एक्स वाइफ लिसा जार्विस को पता चली तो वो इससे काफी खुश हुई, और उसने फिल को एक लेटर भेजा
जिसमें उसने उनको कंग्रेचुलेट किया और उसे अपनी हेल्प ऑफर की कि अगर उन्हें उसकी कभी भी कोई मदद चाहिए हो बच्चे को संभालने के लिए तो वो उसकी देखभाल कर सकती है। पर इसके रिप्लाई में ब्रिन ने लिसा को एक डेथ थ्रेट से भरा लेटर सेंड किया। फिल अपने काफी बिजी स्केड्यूल के बाद भी शॉन के साथ अच्छा खासा टाइम स्पेंड करते थे और वे उसके लिए एक अच्छा फादर बनना चाहते थे। यहां आगे चलकर उन्हें एक बेटी भी हुई जिसका नाम उन्होंने बिर्गेन रखा। पर बेशक यहां फिल और ब्रिन के पास सब कुछ था, लेकिन उनके रिलेशनशिप की प्रॉब्लम्स अब धीरे धीरे और बढ़ने लगी थी, जिससे एक टाइम पर दोनों ने एक दूसरे से बात करना बंद कर दिया था और खासकर फिल ने तो ब्रिन को इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया, जिसके चलते वो उसके शो पर आने लगी, जहां एसएनएल के कई क्रू मेंबर्स ने लाइव सेट पर उन दोनों को आर्ग्यूमेंट करते हुए देखा, जो कि काफी हीटेड होते थे। और एक बार जब फिल अपने क्रू मेंबर्स के साथ अपने अगले एपिसोड की स्क्रिप्ट रीड कर रहे थे तो ब्रिन ने वहां आकर उनकी कास्ट के मेंबर्स के साथ फ्लर्ट करना शुरू कर दिया, और वो भी उनके लैब पर बैठकर, जिस पर फिल ने तो कोई ज्यादा ध्यान नहीं दिया, पर इससे पूरा क्रू काफी अनकंफर्टेबल फील करने लगा। ब्रिन ने यहां ये सब फिल की अटेंशन पाने के लिए किया था, क्योंकि वो अब अपनी मैरिज में काफी इनसिक्योर और लोनली फील करने लगी थी, जिसके चलते उसने फिर से ड्रिंक्स और कोकेन का यूज करना स्टार्ट कर दिया था, जिसको एसएनएल की कास्ट ने भी नोटिस किया। ये बात मीडिया में भी आई, पर लोगों ने इस पर इतना ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उस टाइम ऐसे बहुत से कॉमेडी स्टार्स थे जो इस बात के लिए फेमस थे कि वो अपनी परफॉर्मेंस से पहले ड्रग यूज करते हैं, तो ये एक काफी कॉमन बात थी। फिल ने यहां अपने कुछ दोस्तों को यह तक बताया था कि ब्रिन को उनका फेम पसंद नहीं है और वो किसी तरह खुद लाइमलाइट में आना चाहती है, और उन्होंने ये भी बताया कि कैसे कई बार उन्हें फाइट्स के दौरान ब्रिन को रोकना पड़ता है क्योंकि वो उन पर फिजिकल हो जाती है। एसएनएल में काम करने के साथ फिल ने एक और पॉपुलर शो द सिम्पसन्स में भी कई रोल्स एक्सेप्ट किए, जिसकी वजह से 90s में वे पॉप कल्चर का एक बहुत बड़ा पार्ट बन गए थे। 1995 में एसएनएल के 8 सीजन्स में काम करने के बाद फिल ने शो को छोड़ दिया, जिसके बाद वे खुद का एक नया शो क्रिएट करने में लग गए, जिसमें वो ब्रिन को लीडिंग रोल देना चाहते थे, पर काफी मेहनत के बाद भी ये शो कभी बन नहीं पाया। और इस आइडिया से हटकर फिल ने न्यूज रेडियो नाम के एक नए शो को ज्वाइन कर लिया, जहां उनकी पॉपुलैरिटी को देखते हुए उन्हें पर एपिसोड $15,000 मिल रहे थे। इसके कुछ टाइम बाद ही फिल, ब्रिन और अपने 2 बच्चों के साथ कैलिफोर्निया शिफ्ट हो गए, जहां उन्होंने $1.4 का एक मैंशन खरीदा। आगे 1997 के मदर्स डे के दिन ब्रिन नशे की हालत में देर रात घर वापस आई, जिसे देखकर फिल काफी गुस्सा हो गए और उन्होंने ब्रिन से कहा कि अगर उसका यही बिहेवियर रहा तो वो उसे डिवोर्स दे देंगे और बच्चों को भी अपने पास रखेंगे, और अगर जल्दी से उसने कोई रिहैब ज्वाइन नहीं किया तो ये मैरिज उनके लिए ओवर है। फिल की बातें सुनकर ब्रिन ने अगले दिन ही एक रिहैब ज्वाइन कर लिया, लेकिन एक हफ्ते बाद ही उसने इसे यह कहकर छोड़ दिया कि उसको रिहैब की जरूरत नहीं है। अपने शो के 4 सीजन खत्म करने के बाद फिल ने शो से ब्रेक ले लिया, क्योंकि वे अब अपना सारा टाइम अपनी फैमिली को देना चाहते थे और वे अपनी मैरिज को भी ठीक करना चाहते थे। इसलिए अपनी शादी की 11th एनिवर्सरी पर ब्रिन और फिल ने मिलकर यह डिसाइड किया कि वे अब से वीकली डेट्स के लिए जाया करेंगे, साथ में एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए। पर यहां प्रॉब्लम यह हो गई कि फिल कई बार इन डेट्स के बारे में भूल जाते थे, जिससे एक बार फिर उनके बीच आर्ग्यूमेंट होने लगते, और एक ऐसी ही इवनिंग अपने बच्चों को नैनी के पास छोड़कर वे दोनों ही घर से निकल गए, जहां फिल किसी काम से चले गए और ब्रिन अपनी एक फ्रेंड से मिलने चली गई जिसका नाम था क्रिस्टीना जेंडर, जिससे वो करीब शाम के 7:30 बजे मिली, जहां उन्होंने साथ में डिनर किया और कुछ ड्रिंक्स ली। यहां क्रिस्टीना प्रोफेशन से एक प्रोड्यूसर और राइटर थी, तो ब्रिन चाहती थी कि वो अपने आने वाले किसी अपकमिंग प्रोजेक्ट में उसके लिए कोई पार्ट लिखे। आगे रात के 9:30 बजे फिल अपने घर वापस आ गए, जहां उन्होंने नैनी को जाने के लिए बोला और बाद में बच्चों को सुलाकर वे खुद भी सो गए। दूसरी तरफ यहां 9:45 पर ब्रिन ने क्रिस्टीना से किसी और बार में चलकर ड्रिंक्स करने के लिए पूछा, पर क्रिस्टीना ने इससे मना किया, जिसके बाद उन दोनों ने ही एक दूसरे को गुड बाय कहा और फिर अपने अपने रास्ते चले गए। आगे 10:15 पर ब्रिन अपनी कार लेकर स्टूडियो सिटी में अपने एक और दोस्त के पास पहुंची, जो कि था उसका एक्स लवर रॉन डगलस, जहां उन दोनों ने ही ड्रिंक्स की। इस दौरान ब्रिन ने फिल को भी कॉल किया, पर फिल ने उसे उठाया नहीं क्योंकि वे सो चुके थे। कुछ टाइम बाद रॉन ने ब्रिन को अपने घर जाने के लिए कहा, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि इसको लेकर फिल से उसका कोई झगड़ा हो। रॉन की बात सुनकर ब्रिन भी वहां से निकल गई और रात के 1 बजे वो अपने घर पहुंची। यहां पहुंचने के साथ ही उसने कोकेन लेना शुरू कर दिया।
उसकी आने की आवाज सुनकर जब फिल उठकर उसके पास पहुंचे तो उन्हें देखकर ब्रिन उनसे लड़ने लगी, पर फिल ने उससे कोई आर्ग्यू नहीं किया और उसे उसके हाल पर छोड़कर सोने चले गए। रात के 3 बज चुके थे, पर ब्रिन अभी भी लगातार ड्रग्स ले रही थी। वो इतने नशे में थी कि उसे कुछ होश नहीं था और इसी हालत में उसने फिल की एक गन निकाली और बेडरूम में जाकर फिल पर गन पॉइंट करके उन्हें 3 बार शूट किया, जिससे फिल की मौके पर ही मौत हो गई। ये आवाज सुनकर उनका 9 साल का बेटा शॉन उठ चुका था और जब वो उस बेडरूम में पहुंचा तो उसने ब्रिन को देखा जो जोरों से रो रही थी। इसके बाद ब्रिन नशे की हालत में ही कार ड्राइव करके अपने दोस्त रोन डगलस के पास पहुंची और उसने उसके सामने सब कुछ कन्फेस किया कि उसने फिल को मार दिया है। पर ब्रिन यहां पूरे नशे में थी तो रोन ने उसकी बातों पर बिलीव नहीं किया, जिसे लेकर उससे आर्ग्यूमेंट भी होने लगा। लेकिन रोन ने किसी तरह उसे शांत किया और उसे कुछ टाइम अपने घर में रोक कर रखा। सुबह के 6 बजे जब रोन को लगा कि ब्रिन थोड़ा होश में आ गई है और वो अब ड्राइव कर सकती है तो उसने उसे जाने के लिए कहा। लेकिन जब वे दोनों यहां बात कर रहे थे तभी ब्रिन के पर्स से गन गिर गई, जिसे देखकर रोन को थोड़ा अजीब लगा और क्यूरियस होकर उसने अपनी कार ब्रिन के पीछे लगा दी। जब वो ब्रिन के साथ उसके घर पहुंचा तो बेडरूम में उसे फिल की डेड बॉडी मिली, जिसे देखते ही वो घर से बाहर आ गया और पुलिस को कॉल लगाया। इस दौरान ब्रिन बेडरूम में ही फिल की बॉडी के पास बैठी रही और उसने अपनी सिस्टर कैथरीन को कॉल लगाकर उससे पूछा कि क्या वो उसके बच्चों का ख्याल रख सकती है। इस टाइम तक पुलिस भी फिल के घर पहुंच चुकी थी, जहां उन्होंने शॉन को मेन डोर पर देखा जो रो रहा था। और जब वे घर के बेडरूम में पहुंचे तो उन्हें वहां फिल के पास ब्रिन की भी डेड बॉडी मिली। उसने अपने आप को शूट कर लिया था। We begin with the murder investigation that has stunned the entertainment world. Phil Hartman, who gained fame on Saturday Night Live, was found shot dead in his home, apparently killed by his wife, who then committed suicide. ABC's Carla Wohl has more from Los Angeles. At 6:20 this morning, residents of this upscale Encino neighborhood called police to report gunshots coming from the Hartman's gated estate. Officers arrived to find a 9-year-old boy and a 6-year-old girl by the front door, both obviously upset. As they were taking the children out of the house, officers heard a gunshot in the master bedroom. There they discovered comedian Phil Hartman dead. Authorities say it appears his wife Bryn shot him, then turned the gun on herself. Mr. Hartman had been dead for a while. He did not die at the same time that Mrs. Hartman apparently killed herself. जब इसकी न्यूज मीडिया में आई तो सभी लोग काफी शॉक हो गए थे और इस इंसिडेंट को लेकर लोगों के बीच कई सारी थ्योरीज बनने लगी, जिसमें से एक ये थी कि ब्रिन का रोन के साथ अफेयर चल रहा था, जिसके चलते ही फिल का मर्डर हुआ। और एक थ्योरी ये थी कि ब्रिन रोन को फंसाना चाहती थी, इसलिए वो उसके घर गन लेकर गई। पर ऐसी कोई थ्योरी कभी प्रूव नहीं हुई। बाद में इस पर रोन ने भी कहा कि इस केस में उसकी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, उसे फिल के घर जाने से पहले कुछ पता ही नहीं था। यह कभी ठीक से पता नहीं चल पाया कि उस रात ब्रिन के दिमाग में क्या चल रहा था। फोरेंसिक टीम ने जब उसकी बॉडी को चेक किया तो उसमें हाई लेवल ऑफ कोकेन था, जो कि ज़ोलॉफ्ट नाम की एक एंटी डिप्रेशन टैबलेट लेने से हुआ था। इसके साथ उसके ब्लड में 0.12% अल्कोहल था, जो कि काफी ज्यादा है। सोर्सेज से बाद में यह पता चला कि ब्रिन ने एक बार अपने दोस्तों को बताया था कि उसकी बेटी के डॉक्टर ने उसे डिप्रेशन कम करने के लिए उसे ज़ोलॉफ्ट लेने की एडवाइस दी थी, पर इसका उस पर अलग ही इफेक्ट हुआ और वो तब से ही अजीब बर्ताव करने लगी। मेडिकल एग्जामिनर्स का ऐसा मानना था कि शायद ज़ोलॉफ्ट के साइड इफेक्ट के चलते ही ब्रिन को उस रात हेलुसिनेशंस और सुइसाइडल फीलिंग्स आने लगी। पर यह सिर्फ एक पॉसिबिलिटी ही थी, लेकिन ब्रिन के कई सारे फैमिली मेंबर्स को इस बात पर पूरा बिलीव था कि इस ड्रग के यूसेज के चलते ही बात यहां तक पहुंची। इसलिए हार्टमैन फैमिली ने एक फार्मास्यूटिकल कंपनी पी फाइजर पर लॉसूट फाइल कर दिया, जो कि ज़ोलॉफ्ट ड्रग को प्रोड्यूस करती थी, जहां उन्होंने ये क्लेम किया कि इस ड्रग को लेकर काफी कम वार्निंग्स दी गई है और इसका अल्कोहल के साथ मिक्सचर कितना डेंजरस हो सकता है, लोगों को इसकी कोई खबर ही नहीं है। पर यह इश्यू कोर्ट में जाने से पहले ही पी फाइजर कंपनी ने फैमिली के साथ मिलकर कोर्ट से सेटलमेंट कर लिया, जिससे ये बात आगे नहीं बढ़ी। हालांकि अभी भी ज़ोलॉफ्ट जैसी ड्रग्स को लेकर बहुत सी थ्योरीज बनती है। 28 मई 1999 को 2 बच्चों ने अपने पेरेंट्स को खो दिया था। फैमिली और फ्रेंड्स ने अपने चाहने वालों को और लोगों ने एक बहुत अच्छे टैलेंट को। ब्रिन ने अपने आखिरी मोमेंट्स पर अपनी सिस्टर कैथरीन को अपने बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी, तो इसके बाद उसने और उसके हस्बैंड माइक ने ही उन्हें संभाला और उन्हें पब्लिक अटेंशन से बचाने के लिए उनके नाम भी बदल दिए।
आगे चलकर शॉन ने अपने फादर के फुटस्टेप्स को फॉलो किया और राइटिंग कॉमेडी जैसी क्रिएटिव फील्ड को अपना करियर चुना। दूसरी तरफ बीरगेन ने जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन में डिग्री लेने के बाद अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट किया और 2015 में SNL की 14th एनिवर्सरी के स्पेशल एपिसोड में बीरगेन ने स्पेशल अपीयरेंस देकर अपने फादर को ट्रिब्यूट दिया। फिल और ब्रिन का ये केस सच में काफी ट्रैजिक है। फिल, जो कि अपने आखिरी वक्त में भी अपने करियर के पीक पर थे, उनके अमेजिंग कॉमेडिक टैलेंट के लिए एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में उन्हें हमेशा याद रखा जाएगा। सो थैंक यू हमारा वीडियो देखने के लिए। और इस केस से रिलेटेड अगर आपके कोई ओपिनियंस है तो आप अपने थॉट्स कमेंट में शेयर कर सकते हैं। और अगर आप ऐसी ही ट्रू क्राइम स्टोरीज और शॉर्ट डॉक्यूमेंट्रीज देखने में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारा काम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। तो तब तक के लिए मैं आपको मिलूंगा किसी और केस के साथ।